जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम की डेट आ गई है। 23 अगस्त से पेपर स्टार्ट है। चलिए कुछ जीएस के अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, थाना दिवस का आयोजन माह के किस किस दिन शनिवार को होता है? थाना दिवस माह के किस किस शनिवार को आयोजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है प्रथम व द्वितीय शनिवार, द्वितीय या तृतीय शनिवार, प्रत्येक शनिवार या अंतिम शनिवार। तो थाना दिवस मनाया जाता है प्रथम और तृतीय शनिवार को मनाया जाता है, प्रथम और तृतीय शनिवार को। तो बी ऑप्शन इसका दूसरा सही है। प्रथम और तृतीय शनिवार को थाना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित में से हैं। भारतीय कृषि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? परंपरागत तकनीकी वाली कृषि है, कि अल्प रोजगार वाली, कि उत्पादन में अनिश्चितता है, कि उपयुक्त सभी है। तो भारतीय कृषि की विशेषताओं में ये चारों शामिल हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं। अल्प रोजगार है भारतीय कृषि में, परंपरागत तकनीकी है, उत्पादन में अनिश्चितता है, इसके उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, खेती के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी, दोमट, बलुई और रेतीली। तो खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो नदियों से बह करके मिट्टी आती है, बांगर और खादर दो प्रकार की होती है। दोमट मिट्टी ये जलोढ़ का ही रूप है। तो ये दोनों इसमें ऑप्शन सही है। जलोढ़ मिट्टी भी खेती के लिए उपयोगी होती है और दोमट भी उपयोगी होती है। इनमें से दोनों ऑप्शन सही है, जलोढ़ भी और दोमट भी। अगर इन दोनों में से चुनना है तो दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा कब की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना की घोषणा कब की गई थी? यह अगला प्रश्न है। 25 अक्टूबर 2014, 25 सितंबर 2015, 25 अगस्त 2014 और 25 सितंबर 2014। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा 25 सितंबर 2014 को की गई है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2 स्क्वायर, NH2 का होल स्क्वायर और NO3। दूसरा है NH4NO3। तीसरा है NH4NO3 का होल स्क्वायर। चौथा है NH2NO3। तो इसमें NH4NO3 होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NH4NO3 होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे पृथ्वी के नज़दीक वाली परत होती है उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, और सबसे बाहरी परत जो होती है उसे एक्सोस्फियर कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे पहले जो होती है पृथ्वी के नज़दीक उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होता है, इसे समताप मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फियर को समताप मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर उसके बाद मेजोस्फियर होता है, मध्य मंडल कहते हैं। फिर आयन मंडल एक और होता है, उसके बाद फिर एक्सोस्फियर सबसे वायुमंडल होता है। तो वह पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी परत जो होती है एक्सोस्फियर, जिसे कहते हैं एक्सोस्फियर वायुमंडल। तो 4 ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न इसमें नहीं लिखा है, छूट गया है। तो अगला प्रश्न यह है कि नर्मदा नदी के तट पर कौन सा इनमें से शहर स्थित है? तो नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरने वाली भारत की नदी है, जो अमरकंटक पहाड़ी मैकाल पर्वत से MP से निकलती है। तो भरूच है कि भोपाल है कि नागपुर है कि कोटा है, कौन सा शहर जो है नर्मदा नदी के तट पर है? तो इसमें भोपाल जो है ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली है? यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है यूके मतलब ब्रिटेन की हम बात कर रहे हैं या फिर इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा देश है जो यूनाइटेड किंगडम से फ्री हुआ है, आज़ाद हुआ है? तो उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान।
तो इनमें से उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला और दक्षिण कोरिया तो नहीं। पाकिस्तान जो है यूनाइटेड किंगडम से अलग हुआ है, मतलब आज़ाद हुआ है। भारत और पाकिस्तान दोनों जो है यूनाइटेड किंगडम के गुलाम थे, और जो 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुए हैं। तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, तो इसे ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि मुग़ल बादशाह जो है औरंगज़ेब जो एक मुग़ल सम्राट था का निधन किस सन में हुआ था? औरंगज़ेब शाहजहाँ का पुत्र है, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगज़ेब अपने आप को जिंदा पीर कहता था। तो ये इसके निधन का हुआ, ये क्वेश्चन पूछा है। तो 1707 ईस्वी में इसका निधन हुआ है। 1707 ईस्वी में इसके निधन के बाद ही उत्तर मुग़ल काल की शुरुआत हो जाती है। 1707 ईस्वी में इसका निधन होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 1946 ईस्वी में। तो सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछा है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो पहला T20 क्रिकेट विश्व कप 2007 में खेला गया था। तो कहाँ खेला गया? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया है ये। और इसमें 2007 का T20 क्रिकेट विश्व कप जो है भारत और पाकिस्तान से फाइनल मैच हुआ था, जिसमें भारत विजयी हुआ था। इसलिए सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, शिव गुफा कहाँ स्थित है? शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो इसमें अजंता गुफाएं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा गुफाएं भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा गुफाएं एमपी में हैं। बादामी गुफाएं दक्षिण भारत में हैं। तो शिव गुफा जो है एलिफेंटा गुफा को कहा जाता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगर कैलाश मंदिर की बात की जाए, कैलाश मंदिर जो है एलोरा गुफा में है, औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा वेबसाइट तैयार किया गया है? तो ये एक वेबसाइट तैयार किया गया है जो उत्तर प्रदेश के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख और सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता के लिए बनाया गया है। तो जिसमें अर्थशास्त्र वेबसाइट का नाम है कि कोशवाणी है, कि सृष्टि है, कि NIC है। तो कोशवाणी जो है ये वेबसाइट का नाम क्या है? कोशवाणी है, जो वित्तीय स्वास्थ्य देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए ये तैयार किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये नेपच्यून जो है, नेपच्यून का मतलब होता है वरुण। नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 9 हो गई है, क्योंकि यम जो ग्रह है उसे नासा ने 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया था, लेकिन फिर इस समय स्वीकार कर लिया है। तो हाल ही में ये है, मतलब 9 ग्रह हो गए हैं इस समय। सौरमंडल में कितने ग्रह हो गए हैं? 9। यम को फिर से ले लिया गया है नासा के द्वारा। एम ग्रह जो है, प्लेटू जिसे कहते थे, उसे फिर से ग्रह की श्रेणी में ले लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा नेपच्यून होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो ये तो क्वेश्चन आप सबको पता होगा कि बच्चों के निःशुल्क शिक्षा का लिए है जो है 21 का ए है। 21 का ए जो है बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। 21 का ए जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क, और 6 वर्ष से पहले जो है आंगनबाड़ी में भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है भारत सरकार के द्वारा हर राज्य में लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पैरेटिड लार ग्रंथि होती है, प्री मैक्सिलरी होती है, लिंगुअल होती है। तो इसमें से लार ग्रंथि के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? एंजाइम जो है फूड मटेरियल को पचाने में सहायक होता है। तो टाइलिन एंजाइम जो होता है ये लार से स्रावित होता है। टाइलिन जो है हमारे लार से स्रावित होता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रेनिन
ये इंटेस्टाइन से मतलब पाचन जो है इंटेस्टाइन आंत जो होते हैं और आमाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम हैं। तो लार ग्रंथियों से टाइलिन स्रावित होता है। ये बैक्टीरिया किलर भी होता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने में किसने मदद की थी? तो आपको पता है हुमायूं जो है, हुमायूं बाबर का बेटा था जो दूसरा मुग़ल बादशाह था। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने दिल्ली से खदेड़ दिया था। 1539 और 1540 में 2 युद्ध लड़े और जिसमें से हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा और उस समय दिल्ली से हुमायूं को खदेड़ दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी का शासन था। उसके बाद शेरशाह सूरी के परिवार वाले फिर शासन किए थे। तो 1555 तक जो है दिल्ली में शेरशाह सूरी का वंशजों का शासन था। तो 1556 में पुनः हुमायूं आया था। तो हुमायूं को पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए कौन इसमें सहयोग किया था? तो फारस का शाह जो थे, ये तहमसाप जो थे, ये इनको मदद की थी। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस समय 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे 1857 की क्रांति के समय। भारत के सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस एक स्थान से अंतरिक्ष में रवाना हुए थे? तो डॉक्टर राकेश शर्मा प्रथम भारतीय ऐसे थे जो अंतरिक्ष में गए थे। तो बैकुनूर से ये अंतरिक्ष में रवाना हुए थे। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। बैकनूर से ये रवाना हुए थे। किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। सबसे अधिक जो होती है तरंग दैर्घ्य वो लाल रंग की होती है। सबसे कम किसकी होती है? बैगनी रंग की होती है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने के कौन सा उपकरणों की श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है, कौन सी युक्ति इसमें है? तो स्विच है कि संयोजक तार है कि रेगुलेटर है? तो इसमें जो होता है वो संयोजक तार जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत से एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए की बात की गई है। तो 50% मांग की जा रही है कि हर राज्य में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 50% सीटें आरक्षित हो। हालांकि 50% सीट हर राज्य में नहीं है, बिहार में तो लागू है ये। 50% सीट आरक्षित है ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में 33% ही यह भी आरक्षण है, लेकिन 50% की मांग चल रही है। मनरेगा जो 2006 से कार्यक्रम शुरू हुआ है, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, मनरेगा 2006 से नरेगा के नाम से स्टार्ट हुआ है। 2009 में इसे मनरेगा नाम रखा गया है 2 अक्टूबर से। तो ये कहा गया मनरेगा कार्यक्रम लिखने में से भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया, मतलब किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा लाया गया है? तो अनुच्छेद 43 राज्य के नीति निर्देशित तत्व जो होते हैं, राज्य के निर्देशित तथ्य के अंतर्गत आता है मनरेगा, जिससे लोगों का कल्याण जुड़ा होता है, उनको रोजगार मिलता है। तो अनुच्छेद 43 ये ऑप्शन ही सही है। राज्य के नीति निर्देशक तथ्य जो होते हैं 36 से 51 तक है इसमें शामिल होते हैं। तो ये सभी अनुच्छेद जो हैं राज्य के नीति निर्देशक तथ्य के तहत ही आते हैं। तो मनरेगा जो है भारत की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली एक सरकारी मतलब गारंटी कार्यक्रम है रोजगार के लिए युवाओं को, जिसमें से 100 दिन का रोजगार शुरुआत में निश्चित था, बाद में शायद इसमें कुछ बढ़ाया गया है। तो ये अनुच्छेद 43 के तहत है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? ओबरा में है कि पनकी में है कि नरौरा में है? नरौरा तो परमाणु विद्युत योजना है, बुलंदशहर में है ये। ओबरा जो है ये आपका सोनभद्र में है। पनकी कानपुर में है। ये तो ताप विद्युत से संबंधित है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना जो है हरदुआगंज में है। तो 4 ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा हरदुआगंज में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थापित
की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? वैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में वर्तमान में 6 हैं, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्रीय के मामले में अगर देखा जाए तो 1916 में स्थापित हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अगर देखा जाए तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिससे प्रयागराज विश्वविद्यालय ये इलाहाबाद में है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है। अगर केंद्रीय की बात की जाए तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, और वैसे स्थापना की बात की जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। 1887 में इसकी स्थापना हुई है, 1887 में। और BHU के 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया है। जॉर्ज यूलो जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। चौधरी चरण विश्वविद्यालय मेरठ में है, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर हो गया है, महाराष्ट्र को पछाड़ करके। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और फिर दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो राजमार्ग सर्वाधिक कहाँ लंबाई है? तो यूपी में है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधीनगर राजधानी है, तो गांधीनगर किसकी राजधानी है? तो सभी को पता है, गुजरात की राजधानी। गोवा की राजधानी पणजी, हिमाचल प्रदेश की शिमला, मध्य प्रदेश की भोपाल है। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है। लौह स्तंभ जो है वो दिल्ली में है, और इसमें कुछ बिल्डिंगें दी हुई हैं। किसमें हुआ है? कुतुब मीनार भवन समूह में है, कि हुमायूं का मकबरा समूह में है, कि लाल किला भवन समूह में है, कि महाबोधि मंदिर भवन समूह में है। तो लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो लौह स्तंभ जो है वो कुतुब मीनार भवन समूह में शामिल है। कुतुब मीनार भवन समूह में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था, तो कुतुब मीनार भवन समूह में शामिल है। लौह स्तंभ दिल्ली में है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के 3 अंग होते हैं, आपको सबको पता है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ए ऑप्शन ही सही होगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिल करके संसद बनती है। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को वैसे ये कितने समय तक रोक सकती है? तो केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। वैसे धन विधेयक जो है लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में नहीं पेश होता है। इसमें भेजा जाता है राज्यसभा में पास होने के लिए, तो 14 दिन तक ये रोक सकती है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ है? नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ है? जनवरी 2015, जून 2015, जनवरी 2016, अगस्त 2015। तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। तो योजना आयोग जो था 1950 में आया था, तो नीति आयोग जनवरी 2015 में लाया गया है। तो जनवरी 2015 में नीति आयोग लाया गया है। योजना आयोग के तहत ही पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है, रियाल मुद्रा है एक देश की, रियाल मुद्रा कहाँ की है? रोमानिया की, कि पाकिस्तान की, सऊदी अरब की, अंगोला की? तो रियाल मुद्रा जो है सऊदी अरब की मुद्रा है, रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? रियाल है। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम हमारा राष्ट्र गीत है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी में बंकिम चंद्र चटर्जी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, अरविंद घोष है, सत्यजीत रे हैं। तो वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अरविंद घोष के द्वारा इसमें अंग्रेजी में से अनुवाद किया गया था। वंदे मातरम है अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्ला भाषा में था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित किया गया है, लेकिन इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया है अरविंदो घोष। और अरविंदो घोष आप जानते हो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे और लेखक भी थे। इनका आश्रम जो है ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में, इनका एक आश्रम भी
बना हुआ है अरविंदो घोष। बाद में ये अपने जीवन के अंतिम समय में ये लेखक हो गए थे, तो अंग्रेजी के लेखक थे। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है स्विट्ज़रलैंड में है। ये स्विट्ज़रलैंड में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये 4 फसलें दी गई हैं, खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसाला। तो खाद्यान्न उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर है, जिसमें से गेहूं और धान आता है। तो खाद्यान्न उत्पादन में यूपी पूरे भारत में पहले स्थान पर है। दलहन के मामले की बात की जाए तो दलहन के मामले में मध्य प्रदेश और आपको राजस्थान भी मिलेगा दलहन उत्पादन में। तिलहन में जो है वो आपका यूपी तो है, लेकिन गुजरात पहले स्थान पे है। मसाला के मामले में इस समय देखा जाए तो महाराष्ट्र मसाला उत्पादन में पहले स्थान में। वैसे मसालों की नगरी जो है केरल कहा जाता है, लेकिन मसाला उत्पादन में एट द प्रेजेंट टाइम जो है महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय इस समय जो है 6 हैं। शुरू में 4 थे, लेकिन 2 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं, जिसमें से आपको पता है एक रायबरेली में बना है, एक झांसी में बना है। रायबरेली में राजीव गांधी के नाम से है और रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जो है वो आपको झांसी में विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्तमान में कितने यूपी में? 6 हैं। तो एक तो इलाहाबाद हो गया AU, एक BHU हो गया, एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है और एक जो है आपका लखनऊ में है, तो एक राजीव गांधी है, एक झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार से 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में इस समय कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, रोजगार के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो रोजगार के दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग जो है वो हथकरघा उद्योग है। कौन सा उद्योग है? हथकरघा उद्योग रोजगार के दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग है। इसी में सबसे ज़्यादा मजदूर काम करते हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई है? वैसे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को स्थान दिया गया है। तो इसमें उर्दू जो है 1989 में शामिल की गई है। द्वितीय भाषा का दर्जा, राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो 1989 है। तो ये आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो इसी प्रकार से हम यूपी पुलिस का पेपर 23 अगस्त से स्टार्ट है, 31 अगस्त तक है। तो जब तक पेपर नहीं हो जाता, इसी प्रकार हम लगभग 37-38 क्वेश्चनों की श्रृंखला पढ़ लाएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।